हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अभी हम देखिए, जो लोग पढ़े हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी सुपर्ब कंटेंट हम बताने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से पेपर को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ये सभी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 12 वर्षों के आए हुए प्रश्नों का हम हल करेंगे साथ में। अभी ये जो वीडियो है इसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें सब्जेक्टिव की बात करेंगे। और 12 वर्षों से आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर से तैयारी भी करेंगे। साथ में टोटल कंटेंट के बारे में शॉर्टकट हम लोग रिवीजन की दृष्टि से डिस्कस करेंगे ताकि हम आसानी से इस बात को समझ सकें। और ये जो जितने लोग मेरे वीडियो को देखेंगे ये गारंटी है कि आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, ये एकदम 100% गारंटी है। इस वीडियो को एक एक बात को ध्यान से सुनिए और देखिए सबसे पहले विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे, फिर हम विद्युत विभव और धारिता से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हम बता दें कि आवेश क्या है। आप सब लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं आवेश के बारे में। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे ऐसे आप परिभाषा पढ़े होंगे, इसके बारे में कितने वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है ये भी आप जानते होंगे। थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, विलियम गिलबर्ट्स, ठीक है, इन सारी वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजा। उसके बारे में हम एक बात बता दें आपको कि अगर आप बताना भी चाहते हैं तो ऐसे बता सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे में कंघी, बाल हो गया, कांच के छड़, रेशम का कपड़ा, इन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इनमें छोटे छोटे वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उस गुण को क्या बोलते हैं? आवेश। उसके बाद यहाँ से आते हैं आवेश के प्रकार। शॉर्टकट एक एक बात को बताने की प्रयास किया गया है। आवेश के प्रकार के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता भी होगा कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, मैं सभी पूरे लेसन पे बात नहीं करूंगा, मैं मेन मुद्दा पे डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार का आवेश होता है। उसके बाद आवेश के गुण आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटाइज होता है, आवेश जो होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। ये 3 बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि बिना द्रव्यमान का आवेश का अस्तित्व नहीं होता। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी ये बातें पूछी जा सकती है। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अधिक से अधिक शेयर कमेंट भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इससे पढ़ सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 बातें बताई गई है, आपको ध्यान से देखना है। ये जो अभी मैंने बताया कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, तो इसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी परमाणु है, आपको पता भी होगा कि यदि 2 परमाणु है, यहाँ पे ए बी, एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम मैंने बी रख दिया, यहाँ पे 2 एटम है। ठीक है, तो ए और बी 2 एटम जो है, इसकी खासियत क्या है? कोई भी परमाणु यदि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है, तो वो धनात्मक हो जाता है, वो धन आवेशित हो जाता है। और यदि कोई परमाणु दूसरे परमाणु से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या? ऋण आवेशित हो जाता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर प्रोटॉन की संख्या, आपको पता होगा कि 3 चीजें हमेशा इक्वल होती है। यहाँ से चीज आपको एक बात हम बता दें कि यहाँ पे 3 चीज जो है ई पी जेड, आप देखिएगा तो ई बराबर पी, पी बराबर जेड, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या ये बराबर होता है। अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसका मतलब क्यू में प्रोटॉन की संख्या उसमें बढ़ जाएगी। अब प्रोटॉन की संख्या यदि बढ़ गई तो वो परमाणु क्या हो गया? धन आवेशित हो गया।
अगर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो परमाणु धन आवेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो ऋण आवेशित हो गया। तो यहीं पे बात लिखा हुआ है, 2-3 बात आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, आप प्रोटॉन की यहाँ पे देख सकते हैं, ये बात बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर अधिक है और प्रोटॉन की संख्या क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी ऋण आवेशित हो गया है। ये बात आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो गया, प्रोटॉन की अधिक हो गया, तो मतलब वो धन आवेशित हो गया। ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब कि वो बॉडी का हो गया ऋण आवेशित, अब प्रोटॉन बढ़ने का मतलब कि वो बॉडी का हो गया धन आवेशित। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जब कोई परमाणु यदि चाहे जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई वस्तु यदि आवेशित हो गया है तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये बात याद रखना है। तो ये बढ़ भी सकता है आवेशित होने पर और घट भी सकता है। यदि कोई वस्तु धन आवेशित हो गया, धन आवेशित होने का मतलब कि उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ऋण आवेशित होने का मतलब कि उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद वाला चीज पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन आपको मिला होगा। ठीक है, कूलम्ब बल प्रति इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। और भी तरीका से अलग अलग राइटर इसकी परिभाषा लिखे हैं। इसकी परिभाषा आप ऐसे भी बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश या एकांक धन आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई जांच आवेश या एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यदि ये वाला डेफिनेशन आपको याद है तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे याद रखना है कि बल और आवेश के अनुपात से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि ये तीव्रता का डेफिनेशन, ये वाला सूत्र हो गया E = F/Q। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ये सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, mLT⁻³ I के पावर या 1 के पावर -1। ये बात आपको याद रखना है, धन आवेश ऋण आवेश। उसके बाद आता है घनत्व। घनत्व 3 प्रकार का होता है जो 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक तो यहाँ पे आपको आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है, तो पृष्ठीय घनत्व जो होता है जब आवेश किसी पृष्ठ पर उपस्थित होता है तो उसको पृष्ठीय बोलेंगे, अगर रेखा पर उपस्थित है तो उसको रेखीय बोलेंगे, और यदि आयतन में उपस्थित है तो उसको आयतनिक बोलेंगे। 2 बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। कूलम्ब बल के सूत्र आपके सामने यहाँ रखा हुआ है, F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। मैं यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। बातें तो बहुत है, ये कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम के दृष्टि से बात कर रहा हूँ, न कि पूरी सिलेबस के दृष्टि से, बस एग्जाम में आने वाला बात पर। ठीक है, कूलम्ब बल से रिलेटेड कुछ बातें कब कब लागू होता है। ठीक है, तो ये बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है, ये कूलम्ब बल के कुछ खासियत है। इसके बाद आपको कुछ बातें और याद रखनी है कि राशि जो है बल, जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है। ये भी बात आपको याद रखना है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और यहाँ कुछ बातें आपको बताई गई है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। कौन सी बातें, कि जो ε0 इस साइन को बोलते हैं, ऐसे साइन जो आप देख रहे हैं इसको ε0 बोलते हैं। ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी। इसको क्या बोला जाता है, तो निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है इसको। और इसका संख्यात्मक मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज, इसका विमीय सूत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और चीज आ गया, आपेक्षिक या सापेक्ष विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा बात पे डिस्कस, बस अभी एग्जाम की बात होगी। ये क्रैश कोर्स है और इसमें आपको शॉर्टकट पूरी बातें बताई जाएगी, इसलिए इस बात को, एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद मैं एक बात बता दूं आपको, यहां से आप देख सकते हैं
कुछ बल, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिंदु आवेश, यहाँ पे एक आवेश से, माने यहाँ पे पूछा गया ये क्वेश्चन है कि क्यू आवेश से आर दूरी पर तीव्रता का मान कितना होता है। याद रखिएगा, क्यू आवेश से आर दूरी पर तीव्रता का मान होता है ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक है। उसके बाद अगर अनंत लंबाई का कोई तार है तो उससे आर दूरी पर तीव्रता कितना होता है, तो 1/2πε0 λ/r होता है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में तीव्रता कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर बात लिखा गया कि E बराबर P/4πε0 r के क्यूब रूट में 1 + 3 cos² थीटा। ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद मैं एक दो और बातें आपको बता दूं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं की बात, तो विद्युत, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि विद्युतीय बल रेखाएं दूसरे को काटती नहीं है। विद्युतीय बल रेखाएं जहाँ अधिक होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ कम होती है दुर्बल होता है। ये एक लूप का निर्माण करती है। ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। विद्युत बल रेखाएं के गुण आपको मैंने क्लास में ही बताया था कि ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती है। जहाँ विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहाँ दूर दूर होती है दुर्बल होती है। विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी विद्युतीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु से और भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि संभव नहीं है। ये बातें मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सारी बातें एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं पॉइंट। चलिए उसके आगे वाले पॉइंट पे अब आवेश से संबंधित कुछ बात हम लोग जानेंगे। तो ये जो आवेश की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आवेश जो शून्य है, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट, विद्युत आवेश जो है पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। विद्युत आवेश जो है पदार्थ का मूलवर्ती गुण होता है। सेकंड बात आपको याद रखना है कि बिना द्रव्यमान का विद्युत आवेश मौजूद नहीं होता। यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उसके पास आवेश नहीं हो सकता है। तीसरा बात आपको याद रखना है कि द्रव्यमान जैसा ही विद्युत आवेश एक मूल गुण होता है, माने जिस वस्तु में द्रव्यमान है उसमें आवेश है। ये बात आपको याद रखना है। आवेश के प्रकार मैंने अभी आपको बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। उसके बाद समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है। समान आवेश, यदि प्लस प्लस है, एक प्लस है फिर एगो प्लस है, तो इसके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। माइनस माइनस है तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे के नेक्स्ट बात पर हम ध्यान दें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद ये एग्जाम में पूछा हुआ कि 1 कूलम बराबर कितना ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ये तो 3 × 10⁹ ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ये बात पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो इसके फॉर्म में हो गया। आगे वाले कंडीशन पर अगर हम बात करें तो ये राशि कौन है, तो याद रखिएगा विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। यहाँ से क्वेश्चन एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही रखा गया है, यहाँ सभी पॉइंट को नहीं रखा गया है। इसके बाद वाला चीज पर आपको ध्यान देना है। आवेश का क्वांटमीकरण किसको बोलते हैं, आपको याद भी होगा कि आवेश का क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। ये पूर्ण गुणज ही दे सकता है या ले सकता है। फॉर्मूला भी आपको बताया गया होगा, हम भी बताए हैं क्लास में कि Q बराबर ± Ne, जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। ये जो आवेश होता है ये अचर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इस पर इसकी वेलोसिटी बढ़ भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वेग से स्वतंत्र होता है, यानी वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील हो जाए तो आवेश उसका चेंज नहीं होगा, केवल द्रव्यमान बदलेगा। आगे स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। स्थिर आवेश की एक हैसियत है कि वो विद्युत क्षेत्र, सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा।
स्थिर आवेश, ठीक है। त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये बात एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर आवेश गतिशील हो तो क्या उत्पन्न करेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन अगर स्थिर आवेश है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घटने या बढ़ने के कारण कोई वस्तु आवेशित है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन घट गया या बढ़ गया तो कोई भी वस्तु आवेशित का हो जाती है, आवेशित होती है। घट गया तब भी आवेशित हो जाएगी, बढ़ गया तब भी आवेशित हो जाएगी। यदि घट गया, इलेक्ट्रॉन घट गया तो धन आवेशित हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऋण आवेशित हो जाएगी। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तब वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया, इलेक्ट्रॉन अधिक तो ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन कम तो धन आवेशित। ये चीज़ें आपको 2 लाइन यहाँ से ये ध्यान देना है, ठीक है। आगे वाले कंडीशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। सभी रासायनिक तत्व अनावेशित होता है। रासायनिक तत्व जितने भी होते हैं सब अनावेशित होते हैं, क्योंकि तत्वों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। जितने भी दुनिया की वस्तु आप लोग देखते हैं वो अनावेशित है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये बात आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट कंडीशन, किसी वस्तु पर आवेश निम्न विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 3 विधि के द्वारा आवेश उत्पन्न किया जाता है, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा और चालन द्वारा। घर्षण, चालन और प्रेरण, ये बात आपको याद रखना है। 3 विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत आवेश संरक्षित होता है, ठीक है। और कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। चलिए विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बात को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे याद रखें, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर की जगह जहां तक परीक्षण आवेश कूलम बल अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। मैंने अभी तुरंत बोला था, विद्युत क्षेत्र का और भी परिभाषा हम दे सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके कारण चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करते हैं उसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र मैंने बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी मैंने बताया था। तीव्रता का एसआई मात्रक ऊपर भी आपको बताया गया था। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक सेम होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। कोई विद्युत क्षेत्र पूछे या तीव्रता पूछे, दोनों का सेम होता है। आगे वाला बात पर आपको ध्यान देना है कि दूरी से तीव्रता का रिलेशन उल्टा होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। माने दूरी जो होता है और तीव्रता उल्टा रिलेशन होता है। तो ये बात याद रखें, अगर दूरी आधी कर दिया जाए तो तीव्रता कितनी गुनी, 4 गुनी बढ़ जाती है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं की हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखा की अगर परिभाषा भी पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे विद्युत बल रेखा कहा जाता है, ठीक है, जो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती है, ठीक है। आगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक बिंदु के कारण, ठीक है, कैसे होती है, तो ऐसे, अगर एक धन आवेश हो तो इस प्रकार से उसका व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इस कंडीशन के बाद एक ऋण आवेश हो तो इसका व्यवहार आप लोग देख सकते हैं, इसका व्यवहार ऐसे होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक धन आवेश और एक ऋण आवेश के कारण, फिर 2 ऋण और 2 धन के कारण, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ये आपको दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विद्युतीय बल रेखा के कुछ गुण यहाँ पे बता दिया गया है। विद्युतीय बल रेखाएं जैसे वो काटती नहीं है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं कुछ भी बोल सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें हम लोग तो आपको याद होगा, जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और भी तरीका से इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। कैसे देंगे कि अल्प दूरी पर स्थित अल्प परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है, ठीक है। आगे वाला बात आपको याद रखना है कि संतुलित एवं असंतुलित दोनों ही अवस्था में द्विध्रुव पर कुल बल का मान एक समान विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, समान विद्युत क्षेत्र में शून्य होता है, ठीक है।
इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको बल आघूर्ण के बारे में भी पता होगा। बल आघूर्ण का ये सूत्र है समान ये टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्योंकि आप लोग जब देखें तभी आप पढ़ें तभी आपको ये वीडियो समझ में, क्योंकि शॉर्टकट इस पर डिस्कस हम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और आपका कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ पे एकदम शॉर्टकट रिवीजन, कौन कौन सा क्वांटिटी किस किस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रा क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है, ठीक है। राशि कौन है विद्युत द्विध्रुव, तो ये सदिश राशि है, ठीक है। बल आघूर्ण की राशि सदिश हो गई, ठीक है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव भी सदिश राशि है। बल आघूर्ण का ये सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय में तीव्रता की बात करें तो सब लोग को याद होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x के क्यूब। अक्षीय में यही आया था, निरक्षीय में ये चीज आपको याद रखना है कि ये बातें अक्षीय की है। किसकी है, अक्षीय की बातें हैं। लेकिन अगर निरक्षीय की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल p हो जाता है। माने अक्षीय में 2 गुना होता है, इसमें कम होता है। माने निरक्षीय में कम होता है, अक्षीय में ज़्यादा होता है। कितना का अंतर है, यहाँ 2p है, यहाँ पे केवल p है। बात पर ध्यान देना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए मैंने अभी आपको तुरंत बताया था निरक्षीय में क्या होता है। उसके बाद आपको ये बातें याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। रेखीय घनत्व का फॉर्मूला पृष्ठीय का और आयतनिक का, इसका होता है लैम्डा बराबर Q/L, इसका होता है सिग्मा बराबर Q/A, इसका ये होता है। ये बातें पूछी जा चुकी है एग्जाम में। इस साल 2022 में ये आया था। आपको हमेशा क्या करना है, इसको याद रखना है। इसके बाद आवेश का क्वांटिमीकरण का फॉर्मूला हम ऊपर भी बताए थे, फिर से आप देख लीजिए कि आवेश का क्वांटिमीकरण, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कूलम बल का सूत्र क्या होता है वायु में, आप देख सकते हैं। ये आपेक्षिक, यहाँ पे सापेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में अभी मैंने बताया, यहाँ पे आप फिर से समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। उसके बाद पानी का आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 80 होता है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बात आपको याद रखिएगा। विद्युत क्षेत्र E है, Q के कारण अगर तीव्रता का मान ये होता है। इसके बाद आपको हम बता दें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है, ठीक है। ये वाला 180 डिग्री विस्थापित करने में किया गया कार्य अधिकतम होता है स्थितिज ऊर्जा, माने θ1 से θ2 तक ले जाएंगे तो। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूं, प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको याद, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये बात भी पूछा गया है एग्जाम में, तुरंत पूछा गया था 20 में। ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान क्या होता है, तो यह 9 × 10⁹, ठीक है। यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होता है, किसी पिंड पर न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। आपको तुरंत मैंने बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का संख्यात्मक मान कितना होता है। तो कितना होता है आप जल्दी कमेंट करके हमको बताइए, इसमें कौन आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा होगा, ए सही है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अपने से टिक लगाइएगा, फिर मिलाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया कि नहीं पूछा गया, मैंने अभी तुरंत बोला था। तो तीव्रता में कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ये वाला सही, याद रखिएगा। तीव्रता का सूत्र तीव्रता सदिश राशि है और 1/Q, ए इसका सही है, ठीक है। चलिए इस कंडीशन के बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम डिस्कस कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर यानी कहने का मतलब कि ए सही है। क्या सही है, ए सही है, ठीक है। उसके बाद किसी माध्यम की अपेक्षिक पारावैद्युतता एप्सिलॉन r किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है इसके बराबर होता है, याद रखिएगा। आप अपेक्षिक
परावैद्युतता जो होता है किसी माध्यम की परावैद्युतता और निर्वात की परावैद्युतता का अनुपात होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। इस कंडीशन के बाद हम आते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसके बराबर होता है। तुरंत अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, पृष्ठीय घनत्व का ये फॉर्मूला यानी बी सही है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बहुत सारा है, जो पढ़ के जाएगा वो सही ही टिक लगा करके आएगा। इसके बाद अभी मैंने 1 मिनट पहले डिस्कस किया था पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, तो ये होता है, नेक्स्ट कंडीशन पर आप ध्यान देंगे 80 मैंने तुरंत बताया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल, अगर कोई कण है आप विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर कितना बल लगेगा, आवेशित कण पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है वो बल होता है, तीव्रता से निकाल लीजिए ना, बल का यही फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला होता है E बराबर एफ बटा क्यू, तो एफ निकालने का क्यू इंटू ई, ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं तो इसके पहले थोड़ा सा एनी में एन का मान संभव नहीं है, ठीक है। कौन सा संभव नहीं है, तो देखिए एन का मान कभी भी पूर्ण हो सकता है, 1 2 3 4, एक तो संभव नहीं है यानी 4.2, कौन सा संभव नहीं है, 4.2, याद रखिएगा। उसके बाद एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, सी, एक सही है, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है, ठीक है। आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है 80, क्या होता है 80। 10 तक क्वेश्चन इसमें बनवा रहे हैं, अभी इसमें थ्योरी करवाए हैं, अभी ये पार्ट 1 है, फिर आपको ऐसे ही पार्ट कर करके पूरा फिजिक्स का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसकी तैयारी से आप बहुत बढ़िया अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये मेरी कोशिश है। और ये आप पढ़ते हैं तब भी देखिए, यदि कहीं नहीं पढ़े हैं तब भी देखिए, सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और बेहतर मैं करने का प्रयास करूंगा। बाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है, और कल मैं 10 तक क्वेश्चन आपको करवाया था, पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। देखिए इसका टाइटल ही रखा गया है कि केवल एग्ज़ाम की बात, और इसमें केवल एग्ज़ाम की ही बात होगी। यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और एक एक वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक बात को ध्यान से सुने। ये एकदम हवा नहीं दावा है कि आपका बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है। तो ये बात सब लोगों को पता है कि किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है, आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स दिया है, विद्युत विभव दिया है, विद्युत धारिता दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का एस आई मात्रक क्या होता है, डी सही है हमारा, यहाँ पे डी सही है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का एस आई मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर या वोल्ट पर मीटर होता है, या विद्युत क्षेत्र और तीव्रता दोनों का सेम होता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। 12 नंबर पर हम लोग बात करें तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का सब लोग को पता है, इसमें न्यूटन पर मीटर दिया है, फॉर्मी पर मीटर दिया है, कूलम पर वोल्ट दिया है, यानी यहाँ पे आप सब लोग को पता होगा, क्लास में मैंने बताया भी था और आप लोग को ऐसे भी पता होगा। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है, फॉर्मी पर मीटर, ठीक है। ये बात आपको एकदम याद रखना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तो क्वेश्चन बैंक यानी 12 वर्षों से आए हुए क्वेश्चनों को हम बनवा रहे हैं, आगे और भी इस प्रकार के एक एक नोट्स, एक एक बात आपको बताया जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन भी हमारे बताए हुए क्वेश्चन से बाहर न आए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के
पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप सब लोग को पता होगा कि क्या मिला के बनता है, तो Q/A यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पे ए सही है, ए आंसर सही है, आप सब लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट ये वाला चित्र आप देख सकते हैं और आप सब लोगों को पता होगा कूलम्स लॉ पे ये बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो Q/Q का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना के देखिएगा, तो अगर आपसे बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के बताएंगे। इसका आंसर बी सही है, ठीक है। बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग को एक बात पता है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। सब लोग को पता है कि आवेशित तभी होगा या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा दूसरे परमाणु से, या तो इस तरीक़ा से ग्रहण कर सकता है और त्याग कर सकता है, तभी वो आवेशित होगा। तो यहाँ पे उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी यहाँ पे आंसर हमारा डी सही है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना है। अगर धन आवेशित हो जाए तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, ऋण आवेशित हो जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद अब 16 नंबर पे आते हैं। पी आघूर्ण वाला एक द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। टॉर्क का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि टॉर्क का फॉर्मूला हमारा ए सही है। टॉर्क का फॉर्मूला हमारा कौन सा होगा, ए होता है पी साइन थीटा। आप लोग पढ़े भी होंगे पी साइन थीटा। यहाँ पे पी भी सदिश है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ई भी सदिश है, इसलिए दोनों के ऊपर सदिश रखना अति आवश्यक। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आ गए हम लोग 17 नंबर। तो यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिमाण इतना दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19 कूलम दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, एक प्लस में है माइनस में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया गया था कि P = Q × 12 पर इसको आप बना सकते हैं, और P = Q × 12 पे बनाएंगे तो इसका आंसर आपके पास कौन सा आएगा, इसको मैं आपको बता दूं, इसका आंसर बी आएगा। आप बना करके देखिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे दूरी आपको ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है, यानी इसको प्लस वाला लीजिएगा। 3.2 में 3.2 × 10⁻−19 में 2.4 × 10⁻−10 से गुणा कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यही आएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आया तो आप बताइएगा। 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 की यदि बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर, आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर अगर तीव्रता की हम बात करें तो सतह पर तीव्रता लंबवत होती है, यानी यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही है। बात याद रखना है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सतह पर लंबवत होती है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। चलिए निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है, ये बात आपको याद रखना है हमेशा कि निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है, 15, और तो ये 1.6 × 10⁻−19 कूलम के बराबर होता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन सी सही है हमारा, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये निर्वात ये कितना ε0 का मान कितना होता है, तो ये चीज़ मैंने थ्योरी में ही पढ़ाया था कि 8.85 × 10⁻12, ठीक है,
8 यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये चीज़ आप साइलेंट नोट का संख्यात्मक मान आप लोग को याद भी होगा, 8.885 गुने 10 के पावर -12 होता है। आप देखिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सी सही है। कौन सा सही है? सी वाला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे चलिए, इसके बाद विद्युत द्विध्रुव गुण का ये सही मात्रक क्या होता है? सब लोगों को पता है कि कूलम इंटू मीटर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12। तो Q का कूलम और 12 का यानी L का मीटर, कूलम इंटू मीटर। यानी कहने का मतलब कि हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? बी वाला सही है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट पे आते हैं, विद्युत क्षेत्र ई का ये सही मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सही मात्रक अभी तुरंत आपको बताए थे कि ये क्या मिला के बनता है तीव्रता। तो ई बराबर एफ बटा क्यू, याद रखना है आपको, ये वाला इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो एफ का न्यूटन और क्यू का कूलम, न्यूटन पर कूलम, यानी 21 का बी आंसर आपका सही है। 21 का बी आंसर आपका सही है। हमेशा याद रखना है कि 21 का बी न्यूटन पर कूलम तीव्रता का। और अभी तुरंत इसके पहले हम लोग डिस्कस भी किए थे कि नेक्स्ट कंडीशन पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे आपको तुरंत मैंने बताया था 1 मिनट पहले कि तीव्रता का वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है या वोल्ट पर मीटर भी होता है, वो भी सही है। चलिए इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्थिर कूलम किसके बराबर होता है, ये चीज़ आपको बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। 1/3 गुने 10 के पावर -9 के ये बराबर होता है, ये वाला याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, ये 2012 में पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 23। 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना ESU के ये बराबर होता है? तो ये कई बार मैंने क्लास में आपको बताया है कि यहाँ पर ये 3 गुने 10 के पावर 9 के बराबर ESU के बराबर होता है। 1 कूलम 3 गुने 10 के पावर 9 ESU के बराबर होता है। ESU माने इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट, यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के बाद हम आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो विशिष्ट आवेश का मान होता है वो कितना होता है? तो आपको बताना है कि विशिष्ट आवेश का मान होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। विशिष्ट आवेश किसको बोलते हैं? तो ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास में इसका डिस्कस किया था। आगे हम लोग 25 नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ये संरक्षी होता है। संरक्षी किसको बोलते हैं? 11th क्लास में आप पढ़ेंगे, जिसके द्वारा पूरे चक्कर में किया गया कार्य शून्य होता है, उसको संरक्षी बोलते हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट, इनमें से 26 नंबर आप देखिए, इनमें से कौन सी राशियाँ अदिश है? आवेश, धारिता, विभव, सभी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आ गए हैं। तो ये सभी अदिश राशियां हैं, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? सही है, डी ऑप्शन। सभी अदिश, आवेश, विभव और धारिता, ये तीनों अदिश राशि है, ठीक है। ये डी ऑप्शन इसका सही है, ये बात आपको हमेशा याद रहे, इसका डी सही है, ठीक है। चलिए आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। कितनी होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तीव्रता का फॉर्मूला किसको किसको याद है? तो तीव्रता E बराबर F बटा Q होता है, A बटा Q, ठीक है। तो यहाँ चीज इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है, बी ऑप्शन सही है। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आप बात करें तो यहाँ जो 28 नंबर क्वेश्चन है, अभी इसका पृष्ठीय घनत्व होता है। पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है? अभी मैंने बताया था ऊपर कि ये होता है Q/A। क्या होता है? यानी ए ऑप्शन आपका सही है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q/A, ठीक है। तो 28 तक हम लोगों ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, आप ध्यान से, कूलम के नियम का सदिश रूप, क्लास में ये चीज़ बताया गया था कि ये ऑप्शन ए आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर, यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे केवल अगर ऐसे होता ना तो यहाँ पे 2 रखा जा सकता था, लेकिन जहाँ पे फुल वेक्टर लिया जाएगा तो नीचे आपको 3 करना पड़ेगा।
ये चीज़ आपको मैंने क्लास में बताया था, यानी ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगर आपको दिक्कत हो तो क्लास में भी पूछ सकते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करके भी इस बात को समझ सकते हैं। किसी को भी दिक्कत हो इस चीज़ में कि कैसे 3 हुआ, काहे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि साइंस है, क्यों कैसे और काहे आप मोस्ट वेलकम है, पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक एक चीज़ बताना संभव नहीं है। आपको यदि दिक्कत हो तो क्लास में ही पूछ सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 91 99 030 485, कितना है 485, 91 99 030 485। इस नंबर पे आप क्वेश्चन को फोटो खींच के भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम। नेक्स्ट पे यदि हम बात करें तो हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन जो है, आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 16 18 19 पावर पर ध्यान देना है आपको। यहाँ पे पावर किस में 19 है, तो ये डी वाला, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सही मतलब क्या होता है, अभी तुरंत ऊपर हम लोगों ने किया था, ये 22 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 22 में पूछा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या एस आई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर कूलम, यानी इसका आंसर आपका बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। चलिए कुछ गॉस के प्रमेय से संबंधित बात समझ लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स आपको याद होगा कि किसी दिए गए तल के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखा की कुल संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। यदि आप वो भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका क्षेत्रफल, ये दो को गुणा करने से फ्लक्स माने तीव्रता, ये यहाँ पे तीव्रता न बोल के इसको विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं और तल के क्षेत्रफल को गुणा करने से विद्युत फ्लक्स मिल जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसका ए साई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट इंटू मीटर होता है। ठीक है, राशि की बात करें तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक जूल इंटू मीटर पर कूलम भी होता है। आगे विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है कब, जब बंद सतह में प्रवेश करता है, तथा धनात्मक कब होता है, जब सतह से बाहर निकलता है। फ्लक्स का सूत्र यहाँ पे आप खूब बढ़िया से देख सकते हैं, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, आगे नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट कंडीशन पे आपको मैं बता दूं कि गॉस के प्रमेय, आप लोगों को पता होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का इतना होता है। माने किसी निर्वात में स्थित किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, दूसरे तरीका से आप बता सकते हैं, निर्वात में स्थित किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी एक गोला है और इसमें प्लस क्यू है, तो अब इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, तो ये फ्लक्स निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आपको याद रखना है बस। आते हैं नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन, यदि बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध नहीं है तब विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अगर अंदर कोई आवेश, ठीक है, बंद पृष्ठ में कोई आवेश यदि नहीं हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स शून्य हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ के आकार और रूप पर निर्भर नहीं करता है। माने अगर इसका रूप आकार जैसे भी हो, गोला हो सकता है, घन हो सकता है, लेकिन सबसे सेम कंडीशन, क्यू अगर आवेश हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि खोखले गोले के बाहर तीव्रता इतना होता है, सतह पर इतना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आपको इस टोटल बात यहाँ पे आपको बता दिया गया है। बिंदु से अनंत पर अगर बाहर देखा जाए तो ये वाला कंडीशन, ये टोटल चीज़ आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं, ठोस गोले के अंदर कितना होता है। इसके बाद अनंत विस्तार की पतली चादर के कारण चादर के निकट तीव्रता इतनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये दो आवेशित चालक है, एक ये और एक ये। अगर इस पर प्लस सिग्मा है और इस पर क्या है माइनस सिग्मा, तो दोनों के बीच में ये जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन, ये बात याद रखना है। तो ये कब होगा, बीच में।
आगे एक सीधी आवेशित चालक के निकट इतना होता है तीव्रता, आपको हमेशा याद रखना है। सीधी आवेशित चालक के निकट तीव्रता का मान इतना होता है। इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर, हम बताए भी थे क्लास में। उसके बाद एकीय ध्रुव के कारण तीव्रता ऐसे आप बता सकते हैं। तीव्रता से दूरी का रिलेशन कैसे होता है, उल्टा होता है। और द्विध्रुव के कारण ऐसे होता है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय में या निरक्षीय में आप देखिएगा तो वो यहाँ पे क्यू लेकर के आता है। कब? जब द्विध्रुव की बात हो जाए द्विध्रुव के लिए, लेकिन एकल ध्रुव के लिए ये वाला स्क्वायर, ये बात आपको याद रखना है। क्वाड्र ध्रुव हो तो ये इस तरीके से, ठीक है, आधी कर दिया जाए तो ये वाला कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इस कंडीशन के बाद आगे जैसा कि मैंने बताया विद्युत फ्लक्स का ये सही मात्रा क्या होता है, तो आपको याद रखना है वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दोनों होता है। आपको जो अच्छा लगे वो बताइएगा। जैसे में कि ये वाला ऑप्शन हमारा ये सही है, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी तुरंत आपको ये चीज़ बताया था, ऊपर थ्योरी में ये चीज़ बताया गया है। उसके बाद किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उससे संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन सही है। जितना होगा उसका एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू है तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये वाला सही है। बी ऑप्शन आपका सही है, बी को टिक करेंगे, ठीक है। बी के बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट तीव्रता कितना होगा, तो अभी तुरंत आपको बताया 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर तीव्रता का मान कितना होता है, तो अगर आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर की बात हो रही तो भीतर तीव्रता हमारा 0 होता है। ये चीज़ आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। 0 होता है तीव्रता, अंदर तीव्रता कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये चीज़ आपको देख सकते हैं, इसका ए ऑप्शन सही है। इतना आवेश हो तो उसके सतह से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करके उसको हॉल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे केवल हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें सब्जेक्टिव की बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, केवल एग्जाम की बात पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और इस एक एक बात को ध्यान से देखिए। आप ये चीज़ पढ़े होंगे, विद्युत विभव और संधारित्र और धारिता, ये दोनों का मैंने अलग अलग पार्ट बताया था, लेकिन यहाँ पे हम दोनों की साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं साथ में ही इस दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा फार्मूला आपको याद रखना है, मैंने आपको ये चीज़ बताया था, शायद आपको याद होगा कि यहाँ पे आप स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप सब लोगों को पता है, ठीक है। U इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और इंटू नहीं अपॉन में आर था, ठीक है। उसके बाद द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ये चीज़ आपको बताया गया था। यहाँ अगर कोई ठोस गोला के कारण विभव की बात करें तो उसके पृष्ठ पर यानी उसके परिधि पर कैसे निकालेंगे, ये वाला इतना आया था, ठीक है। अगर डेंसिटी के फॉर्म में भी आपको बताया जाएगा। ये सब क्या है, उसके सूत्र है विभव ज्ञात करने का। ये जो है आपको बताया गया था क्लास में कि जब वो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम का ये सूत्र है और समांतर क्रम का ये सूत्र है, आप सब लोग जानते होंगे। इसको बस थोड़ा सा देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संधारित्र में ऊर्जा का संग्रह, संधारित्र में ऊर्जा का संग्रह कैसे होता है और किस फार्मूला से ज्ञात करते हैं, आपके कॉपी में जरूर होगा। U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी। ऊर्जा घनत्व का सूत्र आप याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू U अपॉन आयतन, ठीक है। तो इस तरीके से ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला हमको मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कितना होता है, तो अक्षीय स्थिति में आपको पता होगा इतना ही होगा, ठीक है। आज लंबवत हो जाए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माने निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ये सब लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अगर नेक्स्ट पर हम ध्यान दें तो नेक्स्ट आपको याद होगा कि गोलीय संधारित्र के धारिता का सूत्र ये होता है, अगर गोलाकार चालक हो तो उसके कारण ये होता है, बेलनाकार हो तो उसके कारण ये होता है। सब आपके कॉपी में होगा, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कि आप लोग इसको देखते रहिएगा कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर एक साल कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा गया और पूछा जाएगा। सो ऑल टॉपिक्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सो एवरी वीडियो यू वॉच केयरफुली आफ्टर यू अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट। ओके, सब लोग ध्यान से इस बात को सुनेंगे। उसके बाद समांतर प्लेट की संधारित्र जो है उसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ये है, अगर उसके बीच कोई माध्यम है माने जिसकी मोटाई T हो तो उसकी धारिता इस फॉर्मूला से ज्ञात की जाती है। इसके बाद ये सब विभव का सूत्र हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे छोटा सा विद्युत विभव क्या होता है, मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो कि विद्युत विभव में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि विद्युत विभव क्या है। तो आप देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर किसी परीक्षण धन आवेश को अनंत से, मैंने वहाँ पे लिखवाया था आपकी कॉपी में शायद याद होगा कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को हुई इस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। संधारित्र क्या है, तो संधारित्र यहाँ पे देखिएगा, संधारित्र एक युक्ति है, एक उपकरण है जिसमें आवेश को संचित किया जाता है। उसके बाद धारिता किसको, तो आवेश को संचित करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। और इसका सूत्र होता है, आपको बताए थे कि हम C बराबर Q/V, इसके लिए यही इसका सूत्र होता है। ठीक है, संधारित्र में जो Q/V। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर हम आगे पे चलते हैं। विभव से रिलेटेड कुछ और बात हम लोग जानेंगे। अभी तुरंत मैंने विभव का परिभाषा बताया था कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। यहाँ से भी आप परिभाषा इसका नोट करके याद कर सकते हैं। इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उससे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहा जाता है। सब लोगों को पता है कि विद्युत विभव को V से रिप्रेजेंट करते हैं और V बराबर क्या होता है, W/Q। विद्युत विभव का ये सूत्र है, V बराबर W/Q, सब लोगों को याद है। इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। W अगर कार्य ज्ञात करना हो तो विभव को आवेश से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। इसकी मात्रा की यदि बात करें तो जूल पर कूलम होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। एक एक बात आपको ध्यान से सुनना है और याद रखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसका बीमा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बीमा के बाद यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव कितना होता है, याद रखेंगे। Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव इतना ही होता है, 1/4πε0 Q/R। ठीक है, यहाँ पे वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, जूल/कूलम, ये वाला जिसको हम लोग न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम भी बोल सकते हैं। उसके बाद विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध कितना होता है, आपको याद रखना है। यही संबंध होता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में, यही संबंध होता है। एक एक बात को ध्यान से देखना है और सुनना है। ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि विद्युत विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इस पर आपको ध्यान देना है। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपके एग्जाम में काम आ सकती है, इसलिए सारी बातों को ध्यान से आप सुनेंगे। उसके बाद अगर एन आवेश के कारण विद्युत विभव पूछा जाए तो ये वाला सूत्र होता है, आपके कॉपी में भी मैंने लिखवाया था और यहाँ भी आपको ध्यान से देख लेना है। थोड़ा भी घबराना नहीं है, एक एक फार्मूला को लिखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करें तो किसी संचालन गोले के कारण विभव कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा विभव का सेम फार्मूला वही है। अगर दूरी r हो, अगर डेंसिटी के फॉर्म में देखें तो इतना, क्योंकि मैंने सिग्मा का सूत्र आपको बताया था वहाँ पे कि Q/A होता है। अब वो कौन सा क्षेत्रफल है, गोला के रूप में है तो 4πr², तो इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। आगे आपको नेक्स्ट बात पर ध्यान देनी है कि उसकी रेडियस को भी ये डेंसिटी के फॉर्म में हो गया। ठीक है, गोले के अंदर। उसके बाद आते हैं, अगर यहाँ पे देखिएगा कोई इस प्रकार का शेप है तो यहाँ पे कुछ खास नहीं। यहाँ पे अगर हमको विभव चाहिए तो विभव का ये सूत्र है, आपको केंद्र O पर विभव, चार्ज यहाँ है और इसके कारण विभव हमें यहाँ चाहिए तो इतना आएगा। ठीक है,
ये बातें आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। ये वाला याद रखना है कि ये 2 के कारण और ये 3 के कारण, अगर 3 गो आवेश है Q1 Q2 Q3 तो उसके कारण स्थितिज ऊर्जा इतना होगा, और यदि 2 है तो इसके कारण इतना। U इक्वल टू 1/4 Q1 इंटू Q2/R। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया सबसे पहला चीज़ कि हमने आपको बता दिया था कि इसमें C हमारा 2 में सही है, विभव प्रवणता बराबर होती है, तो यहाँ पे C सही है। दूसरा चीज़ मैंने 3 में आपको बताया था कि W/Q ये वाला हमारा विद्युत विभव बराबर होता है। आगे इसमें मैंने आपको C बताया था। ये चीज़ याद रखना है कि प्लस 10 माइक्रोकूलम एवं माइनस 10 माइक्रोकूलम के 2 आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा फार्मूला आपको पता है, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R। इसका मान रखिएगा 1/4πε0 का मान सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक कितना होता है। निरक्षीय में 0 होता है, आपको याद रखना है। निरक्षीय में कितना होता है? 0 होता है। आगे नेक्स्ट पूछा गया है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर यानी कहने R दूरी पर विद्युत समानुपाती किसके होगा, तो मैंने आपको तुरंत बताया था यही अक्षीय में है। और समानुपाती की यदि बात करें तो ये वाला इससे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी R² है और वहाँ भी है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है हमें। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कुछ हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आपको एक चीज़ हम दिखा दें कि चालक एक पदार्थ है जिसके द्वारा, चालक क्या है, जिससे धारा का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, वो चालक है, यानी चालक एक पदार्थ है जिसके द्वारा आवेश स्वतंत्र रूप से गतिशील रहता है। वेरी गुड, पहला पॉइंट याद रखिएगा। कुचालक एक पदार्थ है जो विद्युत धारा के प्रवाह को आसानी से रोक सकता है। रोकने का काम किसका है? वो अचालक या कुचालक का है। पारावैद्युतांक के हमेशा 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट कंडीशन, पारावैद्युत माध्यम विद्युत प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है। पारावैद्युत माध्यम का विद्युत प्रवृत्ति जो होती है वो पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है। याद रखिएगा धनात्मक होता है। आगे पानी का पारावैद्युतांक कितना होता है? ये 80 होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे जब पारावैद्युत विद्युत द्विध्रुव में रखा जाता है, जब पारावैद्युत को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब ध्रुवण की क्रिया पारावैद्युत में होती है। अब आपको ध्रुवण की क्रिया किस में होती है? पारावैद्युत में ही होती है। किस में होती है? पारावैद्युत में होती है। आगे नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक यंत्र है जो आवेश को संचित करता है। आगे इसकी फार्मूला क्या होता है? तो C बराबर Q/V। धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर Q/V। इसकी ये सही मात्रा क्या होता है? फराड। राशि कौन है? ये अदिश राशि है। धारिता का भी ये सूत्र क्या होता है? आपके सामने रखा हुआ है, m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 a के पावर 2। आगे हम बात करेंगे 1 फराड किसने ESU के बराबर होता है? 9 × 10 के पावर 11। याद रखिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है, पूछा जा सकता है। आगे गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? लगभग 6400 किलोमीटर है। तो 6400 किलोमीटर अगर मान लें तो इसकी धारिता कितनी होगी? तो 711 माइक्रोफैराड। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कहीं से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना है और याद रखना है। सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें हैं। सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बातें आपके सामने हम रख दें, जैसे में कि यदि 2 चालक रखा हुआ है, दोनों आवेशित है, तो आवेश जो विभव होता है, विभव कम, ये विभव जो है वो अधिक से कम की ओर जाने लगता है और तब तक जाता है जब तक कि दोनों पर का विभव का ना हो जाए बराबर। और जिस विभव पर दोनों धारा का यानी विभव का आदान प्रदान बंद हो जाता है उस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहा जाता है। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र ये है, जब उस कंडीशन में विभव आवेश एक से दूसरे पर जाता है तो उस स्थिति में ऊर्जा में हानि होती है। उसको इस फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र आपको आगे ही बताया जा चुका है, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। एक बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात ये है कि लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रतिरोध में आपने पढ़ा था कि श्रेणी का सूत्र होता है R1 + I2 + R3 और समांतर का 1/R1 + 1/I2 + 1/R3। लेकिन करना क्या है कि उल्टा होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
ये सब चीज़ें रिवीजन के लिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पढ़े हैं, इसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। इसको बस देखते रहें, एक दो बार रिवीजन करते रहें, आप एक एक चीज़ को खूब बढ़िया से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। समांतर पट संधारित्र का सूत्र आप सब लोगों को पता ही होगा, मैंने इसके पहले भी डिस्कस कर चुका है। ऊर्जा का सूत्र पता है, गोलीय संधारित्र, ये सब कुछ आपको पता है, इसमें डोंट माइंड। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब शुरू करते हैं कहानी वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके सामने रखा हुआ है। 1 फैराड किसके बराबर होता है? एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है, सब लोग इसको बना सकते हैं कि 1 फैराड किसके बराबर होता है। अभी मैंने लिखा था कि C बराबर Q अपन V, यानी कहने का मतलब कि ये B हमारा ऑप्शन सही है। काहे सही है कि यहाँ पे C इंटू V है, तो दोनों इंटू में तो होता नहीं है, V नीचे होता है तो ऊपर जाएगा तो पर वोल्ट होगा, ठीक है। तो यानी हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा बी सही है। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? समांतर पट संधारित्र में मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था कि C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी होता है, अब बट्टा क्या होता है? D होता है। ये नहीं भी रह सकता क्योंकि इसका मान 1 होता है, तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यानी कहने का मतलब कि हमारा A ऑप्शन सही है, हमारा A ऑप्शन सही है। ये चीज़ आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 रखा हुआ है, मैंने इस पे भी डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ था। देखिए इसमें ये दोनों के बीच के यहाँ से जब देखा जाए तो यहाँ से इसका जो पोटेंशियल होगा यहाँ से इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, बस यही हमारा क्या है? धारिता, यानी C ही हो जाएगा। इसका A ऑप्शन सही है। ये फिगर जब आपको दिया जाएगा तो कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसका C ऑप्शन सही है। यहाँ पे दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई संधारित्र लगा हुआ नहीं है। तो ये कंडीशन के बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, 4 नंबर पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संधानक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है? यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, एक पे प्लस और एक पे माइनस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए एक पर प्लस है तो दूसरे पर क्या होगा? माइनस होगा, दोनों बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 4 का ऑप्शन हमारा ये सही है। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे कि 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी? दोनों का धारिता समान है, किस क्रम में जोड़ना है? समांतर में। तो समांतर का फॉर्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 2 ही है तो C1 C प्लस C, यानी कहने का मतलब हमारा ये सही है, 2C सही है। तो आप आसान है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक एक क्वेश्चन को आप खूब आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि C1 और C2 का मान दिया है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच इतना विभवांतर आरोपित किया जाता है और 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। पहले तो इसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए। किस क्रम में जोड़ लीजिए? श्रेणी क्रम में इसको जोड़ के देखिए, और इसका जो ऑप्शन है, जो आंसर आएगा इसका, वो C आएगा। 800 वोल्ट आना चाहिए। इसको बना करके देखिए आप लोग, अगर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। पहले इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, ठीक है। उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद आपको वो धारिता मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे की कंडीशन विभव हम लोग को दिया हुआ है, अब तब हमें क्या करना है? विभवांतर बताना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो परिमाणी धारिता कितना? 3 गो है, तो 1 श्रेणी में जोड़ा गया है तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, एलसीएम इसका C हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हमारा C/3, यानी आया था C3/C, उल्टा करेंगे तो C/3, यानी यहाँ ऑप्शन हमारा यहाँ पे 7 नंबर का ऑप्शन C सही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 8 नंबर, यदि 100 वोल्ट आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी? तो यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला संचित ऊर्जा बतानी है, धारिता क्या होगी इतना। तो धारिता, तो फॉर्मूला यूज कीजिएगा U बराबर 1/2 CV²। CV² पे
ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इसका ऑप्शन आपका आएगा बी, यानी 2 × 10⁻⁴ माइक्रोफैराड, 2 × 10⁻⁴ फैराड, सॉरी माइक्रो इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन पे डिस्कस करेंगे। अब ऑप्शन हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 6 और 6 को, माने ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, ये दोनों को हमें किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा? श्रेणी में। तो 1/6 + 1/6, 6 के लगभग एलसीएम 6 हो जाएगी, 1 1 2, यानी कटेगा तो यहाँ पे कितना? 3 3 और 6 9, यानी कहने का मतलब कि 9 का जो ऑप्शन है वो 9 का ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है भाई, दोनों को जब श्रेणी में जोड़ेंगे 1/6 + 1/6 आप जोड़ के देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एलसीएम 6, तो 2/6, इसको कटाइएगा तो कितना? 3 1/3 उल्टा कीजिएगा तो 3 आएगा, और 6 नीचे है तो 3 6 कितना? 9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा 9 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो मिलाकर एक बड़ा बूंद बना है, बनाते हुए बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो इसके लिए आप क्वेश्चन 13, 15 और 16 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। तो पहले यहाँ पे देखिए कि कितनी समरूप बूंदें दी गई हैं, मतलब समान बूंदें कितनी दी गई है। तो जितनी दी गई है ना उसका पहले आप घन कर दीजिए। तो यहाँ पे 64 का घन कितना हो जाएगा? 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, माने इस पर आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी धारिता दिया है उससे उसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इसका 20 ऑप्शन हमारा, इसका घन करके जो भी क्यूब करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। यानी 20 ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के बीच की समतुल्य धारिता क्या होगी? ए बी के बीच की समतुल्य धारिता, तो पहले तो इसको और इसको आपको समांतर में जोड़ना पड़ेगा। तो 3 2 कितना? 5 हो जाएगा। और जब ये 5 हो जाएगा तो अब अभी 5 को एक जगह कर लेंगे, ये 4 हो गया। तो 1/5 + 1/4, और इसको जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन 20/9 आएगा। आप इसको जोड़ के देखिए। ठीक है, 20/9 आ रहा है तो सही है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन पे बनाना मोबाइल है तो असंभव है, इसलिए आप इसको बना के देखिए, आ जाना चाहिए। जहाँ तक उम्मीद है एकदम आएगा ही। चलिए 13 में क्वेश्चन आया। उसके बाद हम 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी के बिंदु के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी? तो पहले चीज मैंने क्लास में भी आपको बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्या बताया था कि यहाँ से काउंट करना हम शुरू, पहले ऐसे ऐसे चल के यहाँ तक आएंगे। तो इसको और इसको हम श्रेणी में जोड़ेंगे। 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा? 4 4 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 2 होगा। ये दोनों को जब इसको हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 2। तो ये 2 और ये 2 कितना? 4। अब 4 4 और 4, 1/4 + 1/4 + 1/4, एलसीएम 4 हो जाएगा 3, यानी 4/3 इसका आंसर होना चाहिए। तो 12 का हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इस पर आप ध्यान देंगे, 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर आप थोड़ा विशेष ध्यान देंगे कि शुरू कहाँ से करेंगे। तो शुरू हम करेंगे, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे घूम के आएंगे। ठीक है, आप फिर ये जब दोनों को जोड़ लेंगे तो फिर ये दोनों को इसके साथ जोड़ेंगे, आप फिर इसको और इसको एक साथ जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आजकल नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसके द्रव्यमान क्या होगा? और वृद्धि, तो ऋणावेशित हो जाएगी तो उसकी द्रव्यमान बढ़ जाएगी। ठीक है, इस ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है। अब आप पढ़ के इसको देखिएगा कि कह रहा है कि आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश माने स्थानांतरण के कारण होती है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये बात सही है इसका, ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। ठीक है, पहला ये ऑप्शन आपका सही आ गया। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यहाँ पे 20 वोल्ट दिया, 10 दिया है और यहाँ पे धारिता दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि ये भी कि एक्स पर आवेश का मान हमको बताना है, आवेश का मान। तो आवेश का मान ज्ञात करेंगे, पहले तो 20 और 10 पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस 20 में से 10 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। फिर जितना भी दिया उससे गुणा कर देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से Q ज्ञात करना हो तो C × V फार्मूला यूज करेंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पे इसको बन जाएगा, तो 20 इसका ऑप्शन सही है। तो इस पे आपको कौन सा सही करना पड़ेगा, 20 किस में है, तो हमारा 14 का ए सही है, ए नंबर 14 नंबर हो गया। चलिए अब 15 पे आते हैं। 15 पे यदि हम बात करें तो 15 पे भी फिर कथन कारण से क्वेश्चन आ गया। एक संधारित्र की धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। और दूसरा ये बात ये दिया हुआ है, दूसरा बात ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो बढ़ने के आवेश बढ़ेगा तो उसका क्या कर रहा है कि संधारित्र पर धारिता के उसके प्लेट पर आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती है। धारिता से आवेश का रिलेशन कैसे होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इसका सही है, दोनों कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप ए सही लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर की किस चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा, तो चालक की धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि इसकी धारिता के अभी मैंने बताया C बराबर Q/V, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। 22 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट पे अगर हम इसके बाद आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है, तो आवेशित चालक के 1/2 CV², यानी इसका 17 का हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। 18 नंबर, यदि समान धारिता यानी C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता कितनी होगी, 18 नंबर जो क्वेश्चन है। तो ये वाला आप आंसर यूज इसके समांतर में n × C1 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जाता है, और इतना इंपॉर्टेंट कुछ ये सब 22 का क्वेश्चन है, 22 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन, वायु के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य होता है, वायु के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, तो याद रखिएगा वायु के लिए सामर्थ्य होता है 3 × 10⁶ वोल्ट/मीटर। ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है, याद रख लेना है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पे आगे 20 नंबर, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, आपको गोलीय संधारित्र की धारिता आप लोगों को पता होगा। और ये 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसके बारे में आप खूब बढ़िया से जानते होंगे, इसको कमेंट करके आप खुद बताएंगे कि 20 का आंसर क्या होगा, ठीक है। गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ऐसे हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ठीक है। अपने लिए बाय।